Hello students, in this audio video we are going to discuss about the economic problems of an economy. मतलब एक इकोनॉमी में कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो जो कि मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, और अमेरिका जैसी ही कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जापान की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, ऐसे इकोनॉमी की समस्या हो, या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी इकोनॉमी जिसको प्लानट इकोनॉमी भी कहा जाता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, उसका एग्जांपल चाइना है। हालांकि प्योरली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऐसा होता है जो जिसमें सरकार सभी सेक्टर सरकारी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जीरो होता है। और इससे पहले जो मैं बताया मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसमें सारा प्रोडक्शन का काम, बिजनेस का काम प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट एकदम बिजनेस नहीं करती है, जीरो बिजनेस। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि भारत है, इसमें बहुत सारा काम गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है और बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे थे, जहाँ मिली जुली हो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो चाहे इकोनॉमी जो भी हो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सबके कुछ कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आर्थिक समस्याओं को किसी भी इकोनॉमी की केंद्रीय या आधारभूत समस्याएं कहा जाता है। सेंट्रल माने केंद्रीय, बेसिक माने आधारभूत। एनी इकोनॉमी, वेदर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, हैज़ टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन के अनुसार देर आर 3 फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आर्थिक संस्था हो, चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हो या सोशलिस्टिक में या मिक्स्ड इकोनॉमी में, या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, या हम और आप छोटा सा गृह उद्योग कर रहे हैं, कोई घर में ही बिजनेस लगा रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कर रहे हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रहे हैं, या लार्ज स्केल इंडस्ट्री कर रहे हैं, सबके लिए प्रॉब्लम है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कि अगर आप सोचते हो कि मैं एक छोटा सा बिजनेस कारोबार शुरू करता हूं, तो कौन सा कारोबार मैं शुरू करूं, क्या शुरू करूं, क्या बनाऊं। बहुत सारा चीज़ हम बना सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हम बेच सकते हैं, बहुत चीज़ की हम खेती कर सकते हैं, हम क्या चीज़ की खेती करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम है पहले। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हम प्रोडक्शन करेंगे, मैंने एक डिसीजन ले लिया, उस तरह से एक देश डिसीजन लेती है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, बट कैसे प्रोडक्शन करें, क्योंकि जब कैसे प्रोडक्शन करें ये सोचते हैं तो उसमें आ जाता है कि 2 तरह से प्रोडक्शन हो सकता है, 3 तरह से। एक होता है कि फुल्ली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन, मतलब पूरी तरह से श्रम आधारित व्यवस्था होगा, यानी लेबर मजदूर ही सारा काम करेगा, एक जरा सा मशीन का प्रयोग नहीं होगा, वो उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जैसे आज से बहुत साल पहले जो भी उद्योग धंधे चलते थे, सब में लेबर का ही काम होता था ज़्यादातर, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा तरीका है काम करने का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, फुल्ली पूरा मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन से काम करेगा, एक जरा सा भी ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग जस्ट मात्र ऑपरेटर रहेगा। तो वो हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें बहुत हेवी मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और तीसरा है कि थोड़ा मशीन का भी प्रयोग करेंगे, थोड़ा लेबर का भी प्रयोग करेंगे, जैसे 40% मशीन 60% लेबर, 30% मशीन 70% लेबर, ऐसे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यानी कि लेबर टेक्नोलॉजी और कैपिटल टेक्नोलॉजी दोनों का मिला जुला यूज़ करना, तो ये 3 तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो कौन सा रास्ता मैं चुनूँ, ये एक बिजनेस हाउस को, एक गवर्नमेंट को, एक फैक्ट्री को, सबको चॉइस करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। फिर लास्ट में है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम जो बिजनेस हाउस है, हम जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या कोई गवर्नमेंट ही अगर बिजनेस करना स्टार्ट करती है, तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस करेगी वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगी, उसके ग्राहक कौन है, किस टाइप के ग्राहक है, उनकी पॉकेट कैपेसिटी क्या है, उनको क्या ज़्यादा ज़रूरत है, हम वही चीज़ बना के बेच रहे कि नहीं बेच रहे, ये सब बात दिमाग में रखना पड़ता है, तब जाकर के प्रोडक्शन बिजनेस का काम शुरू करते हैं। जब भी कोई बिजनेस हाउस व्हाट, हाउ और फॉर होम के बारे में नहीं सोचती है, तो उसका बिजनेस अधर में लटक सकता है। इसलिए दिमाग में लगाना पड़ता है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, और हमारा ग्राहक कौन है, किसके लिए हम बना रहे हैं। जैसे हम अगर कार की, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने ले लिया कि हमको कार बनाना है। अब कार बनाना, लेकिन किस टाइप का कार बनाना है, तो भाई अगर मैं सोचूं कि मैं 50 लाख से ऊपर वाला ही कार बनाऊंगा, तो पहले फट से मेरे दिमाग में आएगा ना कि भाई मेरा ग्राहक कौन है, फॉर होम। ये कार 50 लाख से ऊपर का कार मैं किसको बना रहा हूँ, क्या मेरे देश में इतनी आबादी ज़्यादा है जो 50 लाख से ज़्यादा वाले कस्टमर हमको मिलेंगे। अगर गिने चुने कस्टमर 50 लाख से ऊपर वाले हैं, तो फिर 50 लाख से ऊपर का कार बनाना मतलब आप तो आपका बिजनेस कम होगा,
ट्रांजैक्शन कम होगा। तो अगर उसी में आप वैरायटी रखो कि आप 5 लाख का भी कार बनाओ, 10 लाख का भी कार बनाओ, 20 लाख का भी कार बनाओ, 50 लाख का भी बनाओ, 1 करोड़ को भी बनाओ, 2 करोड़ को भी बनाओ, ऐसे अगर आप वैरायटी रखोगे कार में, तब फिर तो आपका ठीक है, तब मार्केट चलेगा। तो ये बात प्रोडक्शन करते समय व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ग्राहक की पॉकेट कैपेसिटी, किस टाइप के ग्राहक ज़्यादा है, उसकी अर्जेंट नीड क्या है, नेसेसरी नीड्स क्या है, उसके कंफर्टेबल नीड्स क्या है, उसके लग्जरी नीड्स क्या है, ये सब सोच सोच के और उसके पॉकेट अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए उसी तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं सर्फ लॉन्च किया, लेकिन मैं सर्फ 400 रुपये किलो बेच रहा हूँ, तो 400 रुपये किलो का अगर एक पैकेट मिलेगा और 5 किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट और 3 किलो का पैकेट में ही अगर मैं बेचूंगा, तब तो सिर्फ जो कंज्यूमर जिसके अच्छे साउंड इनकम है वही 1 किलो, 3 किलो, 5 किलो का पैकेट खरीद पाएंगे। लेकिन जिसका डेली आमदनी 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया करके है, अगर मैं चाहता हूँ वो भी मेरा कंज्यूमर बने, लेकिन सिर्फ 400 रुपये किलो ही है, तो क्या करना मेरे को उसी में 2 रुपये का पाउच, 5 रुपये का पाउच, 10 रुपये का पाउच अगर उसी सर्फ का हम निकाल देंगे, तो बहुत सारा हमारा करोड़ों कंज्यूमर्स हो जाएगा। हमारा जो 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का पाउच खरीदेगा, और एक दिन में अगर मान लीजिए देश के 5 करोड़ लोग आपका 2 ही रुपये वाला पाउच खरीदे, तो एक दिन में आपका 10 करोड़ रुपये का बिजनेस हो गया। तो ये दिमाग में लगा करके आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो व्हाट, हाउ और फॉर होम का डिसीजन लेते हैं, उसमें हम ये भी सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है, हम किस टाइप के बिजनेस में या किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं, हम लेबर इंटेंसिव में जाएँ, कैपिटल इंटेंसिव में जाए, या हमारे मनी कैपेसिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस साथ साथ हमारे को टेक्नोलॉजी कितना में मिलेगा, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है कि नहीं, कि हमारे लिए सरप्राइज चीज़ है। ये सब सारा बात सोच के तब काम आगे बढ़ते हैं। और रिसोर्सेस हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं नॉर्थ बिहार में अगर क्या कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन बैठाना चाहते हैं, अब देखो नॉर्थ बिहार में कोल माइंस नहीं है। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब क्या होता है कि नीचे कोयला या लकड़ी को आप जलाते हो, उसके ऊपर उससे जो हीट जनरेट होता है उसमें पानी गर्म होते रहता है, और उस पानी से जो भाप बनता है, उस भाप के निकलने से टरबाइन रोटेट होता है, तो टरबाइन रोटेट होकर के डायनामो से कनेक्ट होकर के बिजली क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। तो ये थर्मल पावर स्टेशन में आपको जलाने के लिए कोयला चाहिए। तो आप नॉर्थ बिहार में अगर आप थर्मल पावर स्टेशन लगाओगे, तो आपको तो कोयला तो काफ़ी दूर से लाना पड़ेगा, तो आपका रिसोर्सेस लाने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सोच करके कि हम नॉर्थ बिहार में अगर इलेक्ट्रिक स्टेशन बैठाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो बेटर हो कि हम हाइडल पावर स्टेशन बनाएंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ बिहार में रिवर्स बहुत सारे हैं, और उसका रिवर का ज़्यादातर का कनेक्शन डायरेक्ट हिमालय से है, उसमें सालों भर पानी रहते हैं, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे गंडक हो, चाहे जो भी हो, उसका कनेक्टिविटी ज़्यादातर का डायरेक्ट हिमालय से है, उसमें सालों भर पानी आती है। तो अगर आप नॉर्थ बिहार में पावर स्टेशंस लगाना चाहते हो, तो बेटर होगा कि आप वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में न सोचो। यानी हमारे आसपास किस तरह के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ये सोच करके हमको बिजनेस में कूदना चाहिए। नीचे लिखा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि संसाधनों का बंटवारा। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे घर में ऊपर पानी के टंकी में आज 2000 लीटर पानी स्टोर है, और आज दिन भर में मेरे को 2000 लीटर पानी ही यूज़ करना है। अब उस पानी में क्या है, उसी पानी से हम लोग पीते भी हैं, उसी पानी से नहाते भी हैं, उसी पानी से टॉयलेट बाथरूम भी जा रहे हैं, उसी पानी से कपड़ा भी साफ करेंगे, उसी पानी से घर में पोछा भी लगेगा, उसी पानी से गाछ में पानी भी देंगे। अब इतना सारा काम दिन भर में करना है, और अगर आपका कार बाइक है तो उसको भी मान लो आज वॉश करना है, धोना है। तो ये जो हमारा 2000 लीटर है, और आज कल सुबह तक ये 2000 लीटर पानी ही मेरे को यूज़ करना है, तो मेरे को 2000 लीटर पानी में से इस तरह से बंटवारा करना पड़ेगा कि जैसे देखो पीने में तो हमें स्किप नहीं कर सकते कि हाँ भाई अगर दिन भर में मैं 5 गिलास पानी पीता हूँ तो उसको 3 ही गिलास पीऊँगा, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ नेसेसरी नीड्स है वाटर के, वो नेसेसरी नीड्स तो करेंगे, उसमें तो पूरा देंगे ही देंगे कि हाँ पीने में इतना पानी लगाना है, खाना बनाने में इतना लगाना है। लेकिन जहाँ तक धोने साफ़ सफाई करने में बात आ गई, गाछ में पानी देने की बात आ गई, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि जो कपड़ा धोए हैं, बर्तन साफ़ किए हैं, उस सब से धोया हुआ पानी जो बचा उसको हम गाछ में डाल दें, तो पानी रीयूज़ हो गया, रिसाइकिल हो गया।
और बाइक धोते समय, कार धोते समय, कपड़ा धोते पानी ठीक से खर्चा करें, अनावश्यक इधर उधर न बहाएं। ये अगर दिमाग लगा के खर्चा करेंगे, ठीक से बंटवारा करेंगे, लोकेशंस करेंगे वाटर का डिफरेंट चीज़ में, तो आपका दिन भर में हो सकता है कि 1500 लीटर पानी खर्चा हो गया और 500 लीटर आपने कल के लिए भी रिजर्व रख लिया कि अगर कल कहीं सुबह पानी नहीं आया तो मेरा 4-5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा मेरा ये पानी चल सकता है। अब आप उसमें 500 लीटर बचा लिए या 800 लीटर बचा लिए या 200 लीटर बचा लिए, ये आपके ऊपर है, या एकदम पानी खत्म ही कर लिए, ये आपके एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है और आप कितना जुडिशियसली रिसोर्स यूज़ करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। तो चलिए नीचे देखते हैं कि पहला हेडिंग यहाँ दे रहा है कि प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी का, पहला प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सभी देशों को ये समस्या है कि उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल है, मिनरल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चाहे मैंगनीज हो, माइका हो, जिंक हो, आयरन ओर हो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मनुष्य है, इस सब को किसको कितना काम में लगाएं न लगाएं, किस काम में किसको लगाएं, कोयला को कितना क्या कहते हैं फैक्ट्रीज में डालें, कितना थर्मल पावर स्टेशंस को डालें, कितना लोगों को खाना बनाने के लिए दे, ये सब डिसाइड करना बड़ा क्रिटिकल काम है। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ए नंबर दिया है, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स बनाएं और कितना बनाएं। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, चूंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। हर इकोनॉमी, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाहे जापान की इकोनॉमी हो, या बांग्लादेश की इकोनॉमी हो, या भूटान की इकोनॉमी हो, भारत की इकोनॉमी हो, या चीन की इकोनॉमी हो, हर एक को डिसीजन लेना पड़ता है कि हम क्या कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज जितना है उतना नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए क्या बनाएं। इफ़ द मीन्स आर अनलिमिटेड, अगर हमारे पास संसाधन असीमित है, जितना मन उतना चाहिए, इट वुड लीड टू अ स्टेज ऑफ सॉल्वेशन, तब तो कोई बात नहीं, जिस जो मन जितना काम कीजिए। जैसे कि अगर हम कोयला जिस चीज़ में चाहे जितना भी लगाएं, हमारा कभी कोयला ख़त्म ही नहीं होगा, उतना कोयला हमारे पास है, तब तो ठीक है। कोयला को फैक्ट्रीज़ को भी दे सकते हैं, कोयला से रेलवे भी चला सकते हैं, कोयला से थर्मल पावर स्टेशन भी चला सकते हैं, कोयला से घर में खाना भी बना सकते हैं। तो सब काम में फटाफट फटाफट डिवाइड होते गया, जितना मन उतना कोयला देते गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं वास्तविक ज़िंदगी में, सब कुछ लिमिटेड है, अनलिमिटेड बोल के कुछ नहीं है। यहाँ लिख रहा है बट द मीन्स आर लिमिटेड, साधन सीमित हैं, एंड द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज सो दैट बोथ आउटपुट एंड आउटपुट मिक्स आर ऑप्टिमम। मतलब चूंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज सीमित हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे मैनमेड रिसोर्सेज हो, चाहे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, ये सारे हमारे पास सीमित हैं। इसीलिए उस रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में, किसी एक ही चीज़ के प्रोडक्शन में या मिलीजुली प्रोडक्शन में इस तरह से यूज़ करें कि सभी कुछ प्रोडक्शन हो सके, थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरत का चीज़ है, और अभी का इमीडिएट डिमांड को पूरा कर सके, रिसोर्सेज भी ख़त्म नहीं हो, मिस यूटिलाइज नहीं हो, और जो जो प्रोडक्शन करना था वो भी प्रोडक्शन कर पाएँ। An economy has to make a choice of the wants which are important for the economy as a whole। हाँ, अब प्रोडक्शन तो बहुत सारा चीज़ करना है, लेकिन उसमें उस प्रोडक्शन में किसको अवॉइड कर सकते हैं, किसको थोड़ा प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना जरूरी है, ये भी डिसीजन करना पड़ेगा। यही हो गया चॉइस प्रॉब्लम, कि अगर हमको मेरे पास कोयला है तो कोयला हमको पहले तो कुकिंग के लिए एकदम देना ही पड़ेगा, वो नेसेसरी हो गया। क्योंकि मान लीजिए अगर हर घर में एलपीजी नहीं पहुंचा है तो कोयला से खाना उस एरिया में देना ही पड़ेगा। नहीं, अगर वहाँ में एलपीजी पहुंचा दिए तो स्किप कर सकते हैं, वहाँ कोल का ज़रूरत नहीं है। तो फिर कोल दूसरा कहाँ, फैक्ट्रीज़ को देना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बहुत सारा फैक्ट्रीज़ को 24 घंटा वहाँ आग जलते रहता है, तो 24 घंटा आग जलाने के लिए फर्नेस में कोल चाहिए, तो उनको कोल देना पड़ेगा। फिर थर्मल पावर स्टेशन जहाँ जहाँ है उसको भी कोयला प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। तो ये ऐसे कर करके किसको देना जरूरी है, किसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये चॉइस प्रॉब्लम है। यहाँ लिख रहा है एन इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ द वांट्स मैंने इच्छाएं, चाहत, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं एज अ होल, सब मिला के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा, इफ द इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर क्लॉथ, अगर वो कपड़ा ज़्यादा बनाएगी, इट इज़ बाउंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फूड। मान लीजिए अगर वो ज़्यादा कपड़ा का प्रोडक्शन करना चाहती है
तो हो सकता है बहुत सारे संसाधन कपड़ा के प्रोडक्शन में चले जाएंगे, तो खेती खाने पीने वाला, जैसे इसका मतलब हो कि कपड़ा अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा खेतों में कॉटन की खेती करना पड़ेगा, तो कॉटन की में खेती में अगर खेत ज़्यादा चले जाएंगे, इसका मतलब होता है चावल गेहूँ इस सब में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द रीज़न इज दैट रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लोथ आर लिमिटेड एंड गिवन। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो ज़मीन है वो सीमित है, लिमिटेड है। तो अगर क्लोथिंग के लिए खेती में ज़्यादा चीज़ खेती करेंगे तो फूडिंग से रिलेटेड खेती कम हो जाएगी, अगर फूडिंग से रिलेटेड खेती ज़्यादा करेंगे तो क्लोथिंग से रिलेटेड कॉटन या जूट की खेती वहाँ कम होगी, एक्सेट्रा। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ फूड एंड क्लोथ। हाँ, एक ही साथ वो ज़्यादा कपड़ा और ज़्यादा भोजन नहीं उपजा सकती है। दस इस तरह से एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स it would produce on the basis of availability of technology, cost of production, cost of supplying and demand for the commodity। यानी जब भी जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन का चॉइस करेंगे तो हमको उस प्रोडक्शन को चॉइस करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है उस गुड्स को बनाने का, वो सामान बनाने का। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का खर्चा क्या है। अगर मान लीजिए अपने देश में बनाने का खर्चा है 500 रुपये पर यूनिट और वो अमेरिका से अगर हमको 150 रुपये पर यूनिट, 200 रुपये पर यूनिट, 300 रुपये पर यूनिट तक मिल जाता है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, तो हम क्यों अपने देश में उसको 500 रुपये में बनाएंगे। तो हम 300 रुपये में अमेरिका से, जापान से, दूसरे देश से ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी ध्यान देते हैं। कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग, हाँ वही पहुँचाने का खर्चा। एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी, जो चीज़ हम बना रहे मार्केट में उसका डिमांड ज़्यादा है कि नहीं है, हमारे आसपास कंज्यूमर उसके ज़्यादा है कि नहीं। जिस चीज़ का कंज्यूमर कम है वो प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों बनाएंगे, उसको कम ही बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने व्हाट टू प्रोड्यूस को सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेट किया। दूसरा बी नंबर है हाउ टू प्रोड्यूस। ये जो प्रोडक्शन करने का डिसीजन ले लिए हैं कि फलाना ए बी सी डी में से कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्शन करेंगे, तो कैसे प्रोडक्शन करें। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे करेंगे। सिंस रिसोर्सेस आर स्कार्स, चूँकि हमारे पास संसाधन सीमित है, एंड इनएफिशिएंट टेक्निक, अगर हम लोग ऐसा कोई टेक्निक से प्रोडक्शन करें जिसमें हम ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, विच वुड लीड टू वेस्टेज, तो क्या होगा, रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, हाई कॉस्ट, खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। तो तब तो हम उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कैन नॉट बी अप्लाइड। अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट शुड बी यूज्ड। हम उसी टेक्निक को प्रोडक्शन में यूज करने जाएंगे जिससे आउटपुट मैक्सिमाइज होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और कॉस्ट मिनिमाइज होगा, खर्चा कम होगा। इन दो बातों पे ध्यान रख करके तब डिसीजन लेंगे कि कौन से टेक्निक से प्रोडक्शन करें। वी जनरली कंसिडर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। साधारणतः हम लोग दो तरह के प्रोडक्शन टेक्निक को प्रयोग में लाते हैं। लेबर इंटेंसिव, श्रम आधारित टेक्नोलॉजी, मैं आपको अभी उदाहरण में पहले समझाया था, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पूरा ऑटोमेटिक मशीन आधारित प्रोडक्शन की व्यवस्था। इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज्ड। जो श्रम आधारित व्यवस्था होती है उसमें ज़्यादा लेबर का प्रयोग करते हैं, कम मशीन का प्रयोग करते हैं। और इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करते हैं, कम लेबर को यूज़ करते हैं। तो आपको चॉइस करना है कि आप किस लेबर इंटेंसिव पे जाओगे ना कैपिटल इंटेंसिव पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ऑलवेज टेक्निकली पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ व्हीट और राइस विथ मोर अमाउंट ऑफ लेबर एंड लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर आप गेहूं, चावल ये सब की खेती करना चाहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें लेबर ज़्यादा लगेगा और कैपिटल, मशीन सब का प्रयोग कम होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मशीन का ज़्यादा प्रयोग करें, लेबर का कम करें। लेकिन साधारणतः भारत जैसे देश में चूँकि ज़्यादा आबादी वाला देश है तो आप लेबर इंटेंसिव ज़्यादा रखोगे, लेबर का ज़्यादा प्रयोग, मशीन का कम से कम प्रयोग करोगे। तो ये सब चॉइस अलग अलग चीज़ों में हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द सेम इज, लेकिन अगर हम कार बनाने जा रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, तो हमको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से ही जाना पड़ेगा, ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन्स का प्रयोग करना पड़ेगा, लेबर को कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। तो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस, किस टाइप का प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं। अगर मैं साड़ी से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, साड़ी में कढ़ाई का काम है, तो कढ़ाई वाला काम तो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से होगा। साड़ी बनाने का काम तो मशीन कर सकता है, लेकिन साड़ी में कढ़ाई का काम हम चाहें तो हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से करवा सकते हैं। यहाँ लिखा है इन द केस ऑफ सम कमोडिटीज, कुछ वस्तुओं के उत्पादन में चॉइस आर लिमिटेड, ज़्यादा चॉइस नहीं है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ वुलन कारपेट्स, अगर आप ऊनी कारपेट बना रहे हो या कोई हैंडीक्राफ्ट हाथ से बना हुआ कोई चीज़ बना रहे हो, तो
वो लेबर इंटेंसिव से ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कार, टीवी, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट ये सब बना रहे हो तो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव से ही बेटर होगा। इन मोस्ट कमोडिटीज़ हाउएवर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल, हाँ, लेकिन हर में ज़्यादातर में लेबर के बदले कैपिटल या कैपिटल के बदले लेबर सिस्टम से भी हम लोग चुन सकते हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्निक का प्रोडक्शन इन्वॉल्व वेरिंग कॉस्ट, और जब भी हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाते हैं तो कॉस्ट में भी अंतर पड़ता है। इसलिए देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी अराइजेज, इसलिए ये भी चॉइस प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोड्यूस्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इसमें से हम किसका चयन करें ये भी हमको सोचना पड़ता है। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू अडॉप्ट सच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इसमें गाइड का जो काम करता है वो ये है कि उस टेक्निक को यूज करो विच हैज लेस्ट कॉस्ट, जिसमें खर्चा कम बैठेगा, टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी, प्रति इकाई खर्चा कम बैठे, उस टेक्निक से प्रोडक्शन स्टार्ट करो। एट मैक्रो लेवल, और बड़े स्तर पर, विशाल लेवल पर, द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज द वन विच यूजेज लीस्ट क्वांटिटी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, हाँ, लेकिन मैक्रो लेवल पर उस टेक्नोलॉजी को बेटर माना जाता है जो कम से कम रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, सीमित रिसोर्सेज को कम से कम बर्बादी करके आउटपुट करे, उस टेक्नोलॉजी को चुनना चाहिए। तो यानी हाउ टू प्रोड्यूस में रिसोर्स कम से कम बर्बाद किस टेक्नोलॉजी से होगा या खर्चा किस टेक्नोलॉजी से कम बैठेगा, ये सोच करके हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब आया कि हम क्या बनाएंगे वो डिसीजन ले लिए, कैसे बनाएंगे वो डिसीजन ले लिए, अब किसके लिए बना रहे, हमारा ग्राहक कौन है ये भी सोचना पड़ता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमॉन्ग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हमने जो गुड्स प्रोड्यूस करा है या करने वाले हैं उसको समाज में कैसे बांटेंगे, हमारा ग्राहक कहाँ पे कैसा है, ये बात सोचना पड़ता है। नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट जनरेटेड बाय द फर्म्स, और पूरे देश का नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे देश के सिविलियंस के द्वारा, नेशनल्स के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर दोज हु हैव द एबिलिटी टू बाय देम, हाँ, लेकिन हम लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें अल्टीमेटली हम उस ग्राहक के लिए खरीद सकते, बनाते हैं जिसमें खरीदने की क्षमता हो। हम तो ऐसा गुड्स बना के नहीं रख देंगे कि जिसमें जो ग्राहक को खरीदने की क्षमता नहीं हो, हम तो ऐसा गुड्स बनाएंगे कि जो बिक जाए। एबिलिटी और कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, और लोगों की जो क्रय शक्ति है कि वो कौन सा सामान खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, ये लोगों के इनकम लेवल पर भी डिपेंड करता है। और आजकल एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, इंस्टॉलमेंट स्कीम, मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम। जैसे आपका इनकम अगर 20,000 रुपया है तो आप क्या कहते हैं, एक बाइक नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर उसी में स्कीम बन गया कि आपको मंथली पहले बार में 5,000 डाउन पेमेंट कर दीजिए और फिर 2,000 का इंस्टॉलमेंट दे करके एक बाइक परचेज के लिए, तो आप बाइक परचेज कर सकते हैं। तो ये होम टू प्रोड्यूस के फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये सब बात सोचना पड़ता है, सब दिमाग लगाना पड़ता है। मोर इनकम मीन्स मोर कैपेसिटी टू बाई, जितने लोगों का आमदनी ज़्यादा रहेगा उन लोगों की क्रय शक्ति ज़्यादा होती है। द टोटल आउटपुट अल्टीमेटली फ्लोज टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ इनकम, और जो भी आउटपुट होगा वो ग्राहक जो हाउस होल्ड है वो पैसे देकर के वो सारा चीज़ खरीद लेगा। लेकिन फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने में तो हाउस होल्ड के लोगों ने ही मदद किया है, तो उनको इनकम के रूप में वहाँ फैक्ट्री से सारे प्रोड्यूसर से वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड कमाई होता है, और वो कमाई का पैसा फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में खर्चा कर देते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में लाखों करोड़ों लोग होते हैं। ईच वन कैन नॉट गेट सफिशेंट इनकम टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, और हर एक को एक जैसा बराबर इनकम नहीं होता है कि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। दिस रेजेज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट अमॉन्ग डिफरेंट हाउस होल्ड। इससे क्या होता है कि जो देश भर में बना हुआ उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हर घर को कैसे मिले, ये एक समस्या हो जाती है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा वाले लोग हैं वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो कम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। तो हु शुड गेट हाउ मच इज दिस द प्रॉब्लम, किसको कितना गुड्स मिले, ये भी एक समस्या है, क्योंकि उसमें जो नेसेसरी गुड्स है वो तो एटलीस्ट सबको मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, कंफर्टेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स सबको नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन जो नेसेसरी गुड्स है वो तो एटलीस्ट देश के हर पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। तो हर ग्राहक के बारे में सोच करके, हर ग्राहक के परचेजिंग कैपेसिटी के बारे में सोच करके तभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए।
नहीं तो अगर आप जिस चीज़ के आपके ग्राहक ही नहीं हैं या ग्राहक खरीद ही नहीं सकते हैं, कम से कम ग्राहक खरीदेंगे, वैसा गुड्स एंड सर्विसेज कम बनाए या नहीं बनाए तो बेटर है। तो यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये भी एक वाइटल चीज़ है। ये सोच करके ये तीनों चीज़ पे जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन है। पहला है एलोकेशन ऑफ संसाधनों का बंटवारा, तो संसाधनों का बंटवारा में हम लोग पढ़े कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस के बारे में सोच करके काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। दिक्कत हो तो पूछिए।